हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो डिस्कशन चल रहा है वो क्लास 12 की जो हमारी सेकंड बुक है, पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन सिंस इंडिपेंडेंस, मतलब कि जो स्वतंत्र भारत की जो राजनीति है, या हम कह सकते हैं स्वतंत्र भारत की राजनीति, वो भी डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमारा भी चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे हैं। जो हमारा चैप्टर 4 है वो है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, मतलब कि हमारे देश के साथ जो बाहरी रिलेशन है, अलग अलग देश के साथ किस तरीके का रिलेशन है उसको डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग में 3 लेक्चर हमने डिस्कस कर लिया है। आज हमारा चौथा और लास्ट लेक्चर रहने वाला है, जिसमें हम आज अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। आज के चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे कि हमारे जो रिलेशन है, हमारी जो नेबर्स कंट्री जैसे कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार के साथ किस तरीके से उसको डिस्कस करेंगे। और जो हमने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था पोखरण के अंदर, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और जो हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा जो चैप्टर 4 है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम एम लक्ष्मीकांत का एक चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो कि होगा हमारा चैप्टर 26। इसके बाद दोबारा से जो हमारी पॉलिटिकल साइंस है, इसका हम चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सारे टॉपिक ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था कि अमेरिका के साथ हमारे रिलेशंस कैसा था, करेंट रिलेशंस किस तरीके से हम रिलेशन सुधार सकते हैं, इसराइल के साथ हमारे रिलेशन कैसा था, किस तरीके से हम सुधार सकते हैं, पाकिस्तान के साथ जो जो वॉर देखने को मिला था वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया था। अब बात करते हैं नेपाल के साथ। अगर हम नेपाल के साथ अपने रिलेशंस की बात करें तो आज के टाइम पे हमारी जो रिलेशन है नेपाल के साथ वो कहा कैसा देखने को मिलता है। सबसे पहले देखिए, अगर हम नेपाल की बॉर्डर शेयर की बात करते हैं तो हमारी कंट्री के साथ जैसे कि आप बात करते हैं उत्तराखंड, फिर बात करते हैं जैसे आपका उत्तर प्रदेश या बिहार। इन 3 स्टेट के साथ क्या है, जो नेपाल है हमारी बॉर्डर को शेयर करता है। फिर बिहार ही नहीं, जैसे कि आपका वेस्ट बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, तो इन सब स्टेट के साथ क्या है, जो नेपाल है हमारा वो बॉर्डर शेयर करता है। अगर हम बात करते हैं नेपाल के साथ जो हमारी रिलेशंस है वो क्या है, कई बार क्या है दोनों कंट्री के बीच में हमें कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है। अगर हम हिस्टोरिकल रिलेशंस की बात करते हैं तो हमारे रिलेशंस अच्छे भी थे। अगर हम बात करते हैं तो टाइम टू टाइम क्या है, बीच बीच में कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच में कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिला। एग्जाम्पल के तौर पर ये याद रखिए, जब नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर थे केपी ओली, तो उनके रिलेशंस में क्या थी, हमारी जो रिलेशंस थी वो नेपाल के साथ काफ़ी ज़्यादा खराब थे। क्यों? क्योंकि जो केपी ओली थे वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर, वो काफ़ी ज़्यादा क्या थे, प्रो चाइना थे, यानी कि उनकी पॉलिसीज हमेशा चाइना के फेवर में रहा करती थी। तो डिफिकल्ट टाइम्स में, अलग अलग टाइम्स में हमें जो रिलेशन है वो चाइना नेपाल के साथ अलग अलग देखने को मिला है। अभी के टाइम पे बात करते हैं, करंट टाइम पे, तो हमारी रिलेशंस काफ़ी अच्छी है चाइना के साथ। अगर हम ऐतिहासिक बात करते हैं तो नेपाल के साथ हमारी हिस्टोरिकल रिलेशन रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं कि नेपाल और जो इंडिया है, इन दोनों की जो रिलेशन है रोटी और बेटी का रिलेशंस भी माना जाता है। तो दोनों देशों के बीच में क्या है, रिलेशंस अच्छे भी है, लेकिन कई बार क्या है, चाइना के फ्रेंडशिप की वजह से दोनों देशों के बीच में हमें क्या है, कहीं ना कहीं जो रिलेशन है वो खराब होता हुआ दिखाई देता है। अगर बात करें कि जो भारत है वो नेपाल में जो भी बढ़ते हुए माओवादी समर्थक थे उसको अपने यानी कि अपने लिए क्या माना जाता है, भारत अपने लिए क्या मानता है, उसको खतरा मानता है। फिर वहीं पे बात करें नेपाल के द्वारा भी क्या है, भारत विरोधी जो एस्टिमेट्स हैं, या बात करते हैं जो भी एंटी एलिमेंट्स हैं किसके इंडिया के अगेंस्ट में, तो उसके अगर बात करते हैं उसके लिए क्या है, नेपाल में उसके खिलाफ में क्या है, कई यानी कि कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है प्रॉपर वे में। तो जिसकी वजह से हमें क्या है, दोनों देशों के बीच में क्या है, एक खराब रिलेशंस देखने को मिलता है। फिर वहीं पे बात करते हैं नेपाल के द्वारा बात करते हैं, जो नेपाल को लगता है वो ये लगता है कि जो भारत है उनकी जो इंटरनल मैटर्स है उसमें वो क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। तो ये कुछ कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है हमें नेपाल के साथ। लेकिन वहीं पे अगर हम ट्रेड की बात करें या डिफेंस की बात करें तो दोनों देशों के बीच में हमें क्या है, एक ट्रेड यानी कि एक रिलेशंस देखें तो कहीं ना कहीं हमें अच्छा देखने को मिलता है। जैसे हम अपने गुरखा कमांडो की बात कर लें तो वहाँ पे जो सर्विसेज दी जाती है नेपाल के लोगों के द्वारा ही दी जाती है। या हम बात करते हैं जो हमारी जो बॉर्डर शेयर करता है उस एरियाज में, जैसे बिहार हो गया या उत्तर प्रदेश हो गया, तो यहाँ पे जो नेपाल हैं उसके लेबर्स क्या है, बिना वीज़ा यानी कि वीज़ा फ्री आते हैं जॉब्स यानी कि अपने लेबर्स का काम करने के लिए। तो इस तरीके से क्या, अगर हम ट्रेड के मैटर्स में भी देखें तो हमारी जो रिलेशन है वो नेपाल के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं दोनों देशों के बीच में क्या क्या हमें एक सहायता या हम सपोर्ट देखने को मिलता है,
तो इंडिया के द्वारा क्या है, हमेशा जो साइंस और बिजनेसेस के फील्ड में क्या है, एक कोऑपरेशन देखने को मिलता है, सहयोग देखने को मिलता है। इसके मुताबिक अगर हम इसके मुताबिक बात करते हैं, जो फ्री मूवमेंट्स है दोनों देशों के बीच में, वो भी हमें देखने को मिलता है। यानी कि जो मुक्त आवाजाही है, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि नेपाल क्या है, नेपाल के लिए हमारी कंट्री ने क्या कर रखा है, वीज़ा फ्री कर रखा है कि नेपाल के लोग क्या कर सकते हैं, इंडिया में व्यापार करने के लिए आ सकते हैं, लेबर्स का काम करने आ सकते हैं, और उसके लिए किसी भी तरीके की कोई भी पासपोर्ट की ज़रूरत या वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये वाली चीज़ भी आप देख सकते हैं कि इंडिया टू नेपाल, या हम बात करते हैं नेपाल टू इंडिया, वो क्या है, बिना पासपोर्ट या बिना वीज़ा के भी आया जा यानी कि लोग आते हैं और जाते हैं। भारत की ओर से हमेशा से नेपाल के लिए क्या है, नेपाल को कई योजनाओं में भी क्या करता है, मदद करता है, जो हमें दोनों देशों के बीच में कोऑपरेट या हम सपोर्ट देखने की बात करते हैं। अगर हम डिफेंस कोऑपरेशन की बात करते हैं, तो जो नेपाल की जो आर्मीज है वो इंडिया में भी क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं। या आप बात कर सकते हैं कि जो नेपाल के यानी कि भारत के जो भी इक्विपमेंट्स हैं या जो उपकरण है की आपूर्ति और जो भी परीक्षण है उसको प्रदान करने के लिए नेपाल के सेना कहाँ आते हैं, हमारी कंट्रीज में ट्रेनिंग के लिए भी आते हैं। आधुनिकीकरण से सहायता हमारी कंट्री के द्वारा क्या है, जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है उसके द्वारा, मॉडर्नाइजेशन है उसके द्वारा क्या किया जाता है, एक कॉर्पोरेट यानी कि हेल्प की जाती है। या हम बात करते हैं कि जो भारत या नेपाल हैं उन दोनों के बीच में अगर हम बैटेलियन लेवल की जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है सूर्य किरण, तो सूर्य किरण जो एक्सरसाइज है वो हमें किन देशों के बीच में देखने को मिलता है, तो इंडिया और नेपाल के बीच में हमें देखने को मिलता है, जो कि बैटेलियन लेवल की जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो, और जो कंडक्ट कराया जाता है एलिमेंट्री इंडिया के अंदर भी और नेपाल के अंदर में भी कराए जाते हैं। करंटली अगर बात करते हैं जो 35,000 जो गोरखा सोल्जर्स हैं वो कहाँ से आते हैं, नेपाल से आते हैं, जो कि हमारी आर्मी में वो क्या कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। ये हमें डिफेंस के सेक्टर में क्या देखने को मिलता है, एक रिलेशन देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन में क्या है, इंडिया क्या है, एक लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है नेपाल का, और नेपाल क्या है, नेपाल भी क्या है, इंडिया का जो 11th जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है किसका, या बात करते हैं जो नेपाल है वो इंडिया का 11th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। 2022 और 2023 की बात करते हैं तो इंडिया के द्वारा जो भी एक्सपोर्ट किए गए थे गुड्स वो कितना था, 8 मिलियन यूएसडी डॉलर था, और इंपोर्ट कितना था, 114 मिलियन डॉलर था। यहाँ पे यानी कि 840 मिलियन डॉलर में क्या है, हमने नेपाल से इंपोर्ट किया था, और 8 बिलियन हमने क्या किया था, नेपाल को एक्सपोर्ट, जो भी गुड्स थे उसको हमने एक्सपोर्ट किया था। फिर वहीं पे बात करते हैं जो इंडियंस कंपनी है नेपाल में सबसे बड़े जो निवेशक इन्वेस्टर्स के रूप में भी काम करते हैं। फिर अगर बात करते हैं जिसका जो, अगर हम बात करते हैं इसका जो कुल यानी कि जो मोर देन टोटल है वो कितना है, 30% है। तो जिसकी वजह से क्या है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना है, टोटल अप्रोचेस हमें देखने को मिलता है 30% देखने को मिलता है। तो ये डिफेंस के यानी जो इकोनॉमिक्स है उसके बीच में हमें कॉर्पोरेशन देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम इंडिया और भूटान की बात करें तो भूटान हमारे किस किस स्टेट के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, सबसे पहले हम बात करते हैं सिक्किम के साथ, उसके बाद हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के साथ या वेस्ट बंगाल के साथ, फिर आसाम के साथ। तो इन स्टेट के साथ क्या है, भूटान हमारी यानी कि भूटान अपनी बॉर्डर शेयर करता है हमारी कंट्री के साथ। अगर हम भूटान की बात करते हैं तो भूटान क्या है, काफ़ी एक पीसफुल नेशंस है। तो इंडिया और भूटान के अगर रिलेशंस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिलेशंस हमें देखने को मिलता है। तो भूटान के द्वारा क्या है, कई बार क्या है, जो भी एंटी इंडियन जो एक्सट्रीमिस्ट है, यानी कि जो भी भूटान ने अपने क्षेत्र के अंदर जो भी भारत विरोधी जो उग्रवादी है उनको यानी कि खदेड़ने, यानी कि मतलब एक तरीके से देश से निकालने का, या जो भी एंटी इंडिया एक्सट्रीमिस्ट थे उनको ड्रॉप आउट करने के लिए भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है अपने रीजन से निकालने के लिए, और इंडिया की काफ़ी ज़्यादा हेल्प की गई है थी। फिर इंडिया के द्वारा भी क्या है, भूटान के लिए हेल्प की जाती है, जो जैसे कि हम अलग अलग प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर हो गया, या मैक्सिमम ग्रांट फॉर डेवलपमेंट इन भूटान, यानी कि किस तरीके से भूटान में विकास के लिए क्या है, भारत सबसे ज़्यादा क्या करता है, एक अनुदान देता है। यानी कि बात करते हैं जो ग्रांट है वेजेस के फॉर्म में या कैपिटल के फॉर्म में, तो किसके द्वारा दिया जाता है, इंडिया के द्वारा ही दिया जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो इंडिया की जो रिलेशन है वो क्या है, भूटान के साथ काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छा देखने को मिलता है। आगे अगर देखें तो अब बात करते हैं इसके बारे में, बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशंस कैसे। आपको याद होगा
कि 1971 से पहले जो बांग्लादेश था वो किस नाम से जाना जाता था, ईस्टर्न पाकिस्तान के, ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, ईस्ट पाकिस्तान। लेकिन 1971 का जो वॉर हुआ था उसके बाद जो बांग्लादेश है वो क्या निकल के आया, एक न्यू नेशंस निकल के आया था, जिसमें इंडिया के द्वारा क्या है एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था। और इसी में हमने पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स को क्या किया था, आत्मसमर्पण करने पे मजबूर कर दिया था। तो अगर हम इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस की बात करते हैं तो वो हमें अच्छा तो देखने को मिलता है, लेकिन हमें क्या है बांग्लादेश के अंदर एक एंटी इंडिया एस्टिमेंट भी देखने को मिलता है, गतिविरोध देखने को मिलता है। यानी कि वहाँ की जो अपोजिशंस गवर्नमेंट है वो आज भी क्या करती है, वो एंटी इंडिया स्पीच देती है, एंटी इंडिया क्या करते हैं, स्पीचेस देती है। या हम बात करते हैं कि बांग्लादेश के अंदर ऐसे बहुत से जो पीपल्स हैं वो अपनी पॉलिसी किसके लिए रखते हैं, एंटी इंडिया के लिए रखते हैं। या आप एग्जांपल के तौर पे समझिए, आज से कुछ साल पहले क्या था, तो दुर्गा पूजा के टाइम पे बांग्लादेश के अंदर जो हमारी माँ दुर्गा की जो टेम्पल्स थी वहाँ पे कुछ उग्रवादियों के द्वारा क्या है अटैक किया गया था, काफ़ी ज़्यादा उसमें तोड़फोड़ मचाई गई थी। तो वहाँ पे जो रूलिंग गवर्नमेंट थी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारी इंडिया के साथ रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और 1971 में उनकी इंडिपेंडेंस में इंडिया का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा था, तो उन्होंने तुरंत उस पर एक्शंस लिया था और जो भी उसमें जो मेंबर शामिल थे डिस्ट्रॉय करने में यानी कि वायलेंस करने में, उसे पकड़ करके पनिश करने का काम किया था। यह हम बात करते हैं कि थाउजेंड्स यानी कि हजारों के कगार में क्या है, जो बांग्लादेश के जो कुछ बांग्लादेशीज हैं वो इलीगल तरीके से कहाँ आ जाते हैं, हमारी कंट्रीज के अंदर इंटर कर जाती है, माइग्रेट कर जाती है। तो ये भी क्या है एक कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, एक छोटा सा, कि इंडिया और भूटान के बीच में ये हमेशा क्या रहा है कि एक टकराव का मुद्दा रहा है। फिर जैसे कि हम बात करते हैं गंगा या ब्रह्मपुत्रा की जो रिवर वाटर की जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो जो, या हम बात करते हैं जो नॉन एक्सपोर्ट है नेचुरल गैसेस का, जो बांग्लादेश के यानी कि जो हम बात करते हैं जो बांग्लादेश द्वारा भारत में लाए जाते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या है दोनों देश के बीच में कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। लेकिन बांग्लादेश के द्वारा हमेशा से सपोर्ट किया गया था कि एंटी इंडियन जो मुस्लिम जमात है उसके अगेंस्ट में हमेशा से बांग्लादेश ने क्या है हमारे लिए फेवर्स में सपोर्ट की बात की है, यानी कि उन्होंने हमेशा ही हमें क्या किया था, सपोर्ट प्रोवाइड कराया है। फिर बात करते हैं जो भारतीय सेना है, यानी कि बात करते हैं जो इंडियन आर्मीज है वो ईस्टर्न स्टेट में जाने के लिए, यानी कि जो भारतीय सेना है वो ईस्टर्न स्टेट में जाने के लिए उन्हें रास्ता नहीं देती है जो बांग्लादेश है। तो इसकी वजह से एक छोटा सा कन्फ्लिक्ट भी हमें देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट करें, बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट की बात करते हैं, तो हमने जो 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया था इसमें हमने क्या है जो बांग्लादेश के साथ क्या था, जो हमारी बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट थी उसको हमने रिजॉल्व कर लिया था। लेकिन अगर हम ओवरऑल की बात करते हैं तो वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, तो उनकी पॉलिसी हमेशा से क्या रही है, गुड रिलेशंस फॉर इंडिया के लिए रही है, यानी कि एक अच्छा रिलेशंस रखना है हमें किसके साथ, इंडिया के साथ रखना है, उनकी पॉलिसी रही है। वहीं पे अपोजिशंस की बात करते हो तो उनकी जो पॉलिसी है वो एंटी इंडिया और प्रो पाकिस्तान के फेवर में ज़्यादा है। लेकिन वहाँ के लोगों को ये बात पता है कि 1971 में जो मेजर रोल इंपॉर्टेंट प्ले किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, इंडिया के द्वारा ही किया गया था। तो जो मेजर रोल है, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो मोस्टली रिलेशन है बांग्लादेश के साथ, हमें वो क्या देखने को मिलता है, एक अच्छा रिलेशन ही देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस कैसे। अगर हम इंडिया और श्रीलंका की बात करें तो इंडिया को श्रीलंका से जो अलग करता है वो करता है हमारा पाल्क स्टेट, पाल्क स्टेट। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यह हमारी कंट्री का मैप है और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, श्रीलंका देखने को मिलेगा, और इसको अलग करने का काम करता है हमारा पाल्क स्टेट करता है। लेकिन श्रीलंका के अंदर भी क्या है, हमें एक कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है किसको लेकर के, तमिल स्टेटस को लेकर के। 1987 में क्या था कि जो पीस कीपिंग फोर्स है वो कहाँ भेजे गए थे, भारत के द्वारा श्रीलंका में भेजे गए थे, ताकि वहाँ के जो श्रीलंका के बीच में जो भी अगर बात करते जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था किसके बीच में, वहाँ की कम्युनिटीज और जो तमिल्स थे उनके बीच में, तो उनको शांत करने के लिए क्या है इंडिया के द्वारा क्या है पीस कीपिंग फोर्स भेजा गया था। तो यानी कि 1857 में क्या है भारत की ओर से जो शांति सेना भेजी गई थी, जिसमें श्रीलंका के लोगों ने क्या है आंतरिक मामले में अपना यानी कि जो उनका इंटरनल अफेयर्स था, तो वहाँ की पब्लिक ने क्या माना कि इंडिया हमारे इंटरनल मैटर्स में क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। तो इस वजह से कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है। अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या है दोनों देशों के बीच में देखने को मिलता है,
और इंडिया के द्वारा हेल्प भी कराई की जाती है जब भी श्रीलंका के अंदर क्या आती है, सुनामीज आती है। रिसेंटली एक एग्जांपल ये भी याद रख सकते हैं, जब श्रीलंका क्या है अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, तो लो इंटरेस्ट पे सबसे ज़्यादा अगर लोन किसी ने प्रोवाइड किया था तो वो इंडिया के द्वारा ही प्रोवाइड कराया गया था कि आप बिना लो इंटरेस्ट पे भी क्या कर सकते हो, आप लोन लो। यानी कि लोन दिया गया था हमारी कंट्री से ताकि उनकी इकोनॉमी को क्या किया जा सके, स्टेबल, यानी कि किसी भी तरीके से जो उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको दोबारा से सुधारा जाए। फिर जैसे कि अगर हम बात करते हैं कुछ इकोनॉमिक टाइप्स यानी कि जो आर्थिक संबंध के बारे में बात करते हैं, तो श्रीलंका क्या है इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कंट्री है आफ्टर किसके, यूएसए और यूके के। यूएसए यानी कि यूनाइटेड अमेरिका, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। अगर हम बात करते हैं श्रीलंका में कितना, तो 60% से ज़्यादा क्या है एक्सपोर्ट्स किए जाते हैं, और इसका जो बेनिफिट्स है वो इंडिया और श्रीलंका दोनों को देखने को मिलता है। और इंडिया और श्रीलंका के बीच में क्या एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हमें देखने को मिलता है, और इंडिया क्या है एक मेजर इन्वेस्टर है किसके अंदर, इंडिया यानी कि श्रीलंका के अंदर। अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इंडिया के अमाउंट के अराउंड में कितना है, उनके पास $1.7 मिलियन है, कब 2005 से लेकर के 2019 तक। डिफेंस सेक्टर की बात करें तो इंडिया और श्रीलंका के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है मित्र शक्ति और नेवल एक्सरसाइज में, जिसे हम यानी कि स्लीनेक्स कहते हैं। स्लीनेक्स मतलब इसमें आपका श्रीलंका एंड इंडिया निकल करके आता है। फिर यानी कि पार्टिसिपेशंस इन ग्रुपिंग की बात करते हैं, यानी कि जैसे हम समूह की भागीदारी की बात करें तो श्रीलंका क्या है बिमस्टेक का भी हमें एक मेंबर देखने को मिलता है, जिस बिमस्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इंटेंटिव ऑफ फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन और सार्क का भी मेंबर देखने को मिलता है, जिसमें कि क्या है इंडिया एक लीडिंग रोल प्ले करता है। फिर अगर हम इशू की बात करते हैं तो कुछ इशू हमें देखने को मिलता है किसके बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। सबसे पहला इशू हमें देखने को मिलता है जो किलिंग ऑफ फिशरमैन है, यानी कि कई बार क्या होता है जो हमारे कोस्टल स्टेट के जो फिशरमैन है यानी कि जो मछुआरे हैं वो फिशिंग करते हुए क्या होते हैं कई बार श्रीलंका के अंदर में चले जाते हैं। तो जो श्रीलंका की जो नेवी है वो क्या करती है इंडियन फिशरमैन्स को क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, पकड़ लेती है। तो ये एक यानी कि एक इशू देखने को मिलता है किसमें, इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन में। 2019 और 20 की बात करें तो टोटल 284 जो इंडियन फिशर्समैन है वो अरेस्टेड कर लिए गए थे, और कितने 53 बोट्स जो है वो श्रीलंका जो अथॉरिटी है उनके द्वारा ये कैप्चर कर लिया गया था। फिर कई बार क्या है हमें श्रीलंका के अंदर चाइना का इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है, जैसे कि अगर हम बात करें तो चाइना के द्वारा रैपिडली ग्रो इकोनॉमिक जो फुटप्रिंट है, यानी कि अगर हम पॉलिटिकल क्लाउड की बात करते हैं या क्रोनोलरली की बात करते हैं वो श्रीलंका के अंदर हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या है इंडिया और श्रीलंका की जो रिलेशन है उसमें कहीं ना कहीं एक इशू बन करके निकल के आता है। चाइना के द्वारा ऑलरेडी इन्वेस्ट किया गया था किसके अंदर, श्रीलंका के अंदर। और अगर बात करते हैं कब, तो टोटल जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है 2010 से लेकर के 2019 तक में तो हमें कितना देखने को मिलता है श्रीलंका के अंदर, 23.6% देखने को मिलता है। और जबकि किसके अगेंस्ट में, इंडिया के अगेंस्ट में 10 यानी कि 10.4% इंडिया के अगेंस्ट में देखने को मिलता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जबकि भारत का कितना था 10 पॉइंट यानी कि 10.4% ही था। अब बात करते हैं हमारे रिलेशंस कैसे हैं मालदीव्स के साथ। अगर हम अपनी कंट्री की जो रिलेशन है मालदीव्स के साथ की अगर बात करते हैं तो 1998 में क्या है जो कुछ सोल्जर्स थे, यानी कि 1998 में श्रीलंका के कुछ जो सैनिक थे वो मालदीव पे क्या करते हैं, हमला अटैक करते हैं। तो जिसकी वजह से जो मालदीव है वो किससे मदद हेल्प मांगता है, हमारी कंट्री से हेल्प मांगता है, और हमारी कंट्री ने मालदीव्स की भी क्या की थी उस टाइम पे हेल्प की थी अपनी मिलिट्री यानी कि अपनी आर्मीज को मालदीव्स के अंदर भेज करके। फिर साथ ही में क्या है हमारी कंट्रीज के द्वारा क्या है मालदीव्स की क्या है इकोनॉमिकल हेल्प भी की जाती है, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी क्या की जाती है, हेल्प की जाती है। और इंडिया ने हमेशा ही सपोर्ट किया था किसके लिए, टूरिज्म और जो फिशिंग इंडस्ट्रीज है किसके अंदर, मालदीव्स के अंदर। तो ये मालदीव्स के रिलेशंस की बात भी करें तो इंडिया के साथ इसके रिलेशंस भी कैसे देखने को मिलते हैं, एक अच्छा रिलेशंस देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम अपनी कंट्री के न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में। अगर हम अपनी कंट्री के न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें तो जो भारत में अगर परमाणु जो हथियार बनाने की जो प्रक्रिया थी, जो प्रोसेस थी, जिसे हम कहते हैं जिसे होम जहांगीर भाभा, ये नाम याद रखिएगा किसके द्वारा जो लीडरशिप थी, यानी कि जो हमारी कंट्री में जो न्यूक्लियर वेपन बनाने की जो प्रोसेस थी वो किसकी लीडरशिप में ही स्टार्ट हो गई थी, जो ओमी जहांगीर भाभा थे उनके अंडर में ही क्या है प्रोसेस शुरू हो गया था। इसी बीच में 1968 में क्या है जो संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है
के अस्थायी सदस्यों ने परमाणु प्रसार यानी कि जो हम बात करते हैं कि द परमानेंट जो मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल है यूएनओ के अंदर, उन्होंने ट्राई यानी कि टाइड इम्पोज किया था न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसे हम एनपीटी भी कहते हैं। तो इसमें क्या था, अकॉर्डिंग जो हमारी ये ट्रीटी था एनपीटी, इसके अकॉर्डिंग क्या था, इसके अनुसार केवल वही देश न्यूक्लियर वेपन्स रख सकते थे जिन्होंने 1968 से पहले क्या कर रखा था, न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट कर रखा था। जैसे कि हम बात करते हैं कि जो अगर बात करते हैं सिवाय इसके कि किसी भी देश को परमाणु राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया जा सकता था। और भारत ने इस संधि को क्या बताया था, एक डिस्क्रिमिनेटरी या बात करते हैं भेदभावपूर्ण बताया था। इसका विरोध करते हुए और इस पर हस्ताक्षर हमारी कंट्रीज के द्वारा नहीं किया गया था। तो इसीलिए 1974 में पोखरण जो कि राजस्थान के अंदर है, उस टाइम पे हमने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था जो कि अनसक्सेसफुल रहा था, यानी कि सेकंड टाइम पे वो 1998 में क्या रहा था, वो फिर सक्सेसफुली हमने टेस्ट किया था। तो जिसके बाद क्या है, भारत भी क्या बन गया था, एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बन गया था। तो देखिए जो हमने 1974 में जो राजस्थान के पोखरण में जो परमाणु टेस्ट किया था, वो हमारा पहला परमाणु परीक्षण था। तो इसके बाद हमने जो दूसरा परमाणु परीक्षण था वो कब किया था, 1998 में किया था। तो जिसके बाद क्या था, इंडिया को भी क्या है, एक न्यूक्लियर नेशंस डिक्लेयर कर दिया गया था कि आज से भारत भी क्या है, एक न्यूक्लियर वेपन्स वाला नेशन है। उसके बाद जो हम बात करते हैं सबसे पहले पोखरण 1 के बारे में। 1970 के दशक में हम बात करते हैं, भारत ने क्या किया था, परमाणु बम की जो परीक्षा थी उसमें वो क्या बन गया था, टेस्ट करने में कैपेबल बन गया था। पोखरण 1 यानी कि जो हमारा पोखरण का जो पहला था जिसमें हमने न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट किया था, उसमें भारत ने अपना पहला जो न्यूक्लियर वेपन्स था वो बनाया था। और 18 मई 1947 को राजस्थान के पोखरण में क्या किया था, टेस्ट किया था। तो इससे जो साइमलिंग थी, इसे हम किस नाम से जानते थे, तो इसका जो कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा था। तो जो हमने पहला पोखरण में जो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था उसका नाम हमने क्या रखा था, स्माइलिंग बुद्धा का नाम इसमें दिया था। और आधिकारिक तौर पे इसे क्या है, कुछ सैन्य नियार्थ यानी कि अगर हम बात करते हैं जो हमारे जो पीस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स थे, जिसमें हम बात करते हैं कुछ जो मिलिट्रीज थे वो क्या थे, इसमें यानी कि इम्पेलिकेशंस थे बात करते हैं। जैसे कि इसमें जो कुछ जो सैनिक थे वो क्या थे, निहार थे। इसके साथ ही शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट किया गया था। तो इस रूप में क्या है, जो पोखरण था इसको क्या किया गया था, डिस्क्राइब किया गया। फिर बात करते हैं जैसे कि इंडिया इसके बाद क्या बन गया था, 6th कंट्रीज बन गया था जिसके पास क्या था, एक न्यूक्लियर वेपन्स था। इसके बाद यूएसए, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना के बाद। अब जहाँ पे देखिए चाइना जैसा अगर देश हो जिसने ऑलरेडी 1962 में हम पे अटैक कर दिया हो, तो ऐसे सिचुएशंस में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि अब हम भी क्या करें, अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर लें। क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी के लिए क्या बनता जा रहा था, एक थ्रेट बनता जा रहा था। पोखरण 2 की बात करते हैं तो पोखरण 2 ये इसमें क्या है, 5 न्यूक्लियर बॉम्ब्स क्या है टेस्ट किए गए थे, जो कि कंडक्ट कराया गया था किसके द्वारा, इंडिया के द्वारा ही। कब, तो 11 से 13 मई 1998 में जो राजस्थान में जो पोखरण डेजर्ट है वहाँ पे हमने 5 लगातार न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जिसका कोड नेम हमने क्या दिया था, ऑपरेशन शक्ति दिया था। तो फर्स्ट जो हमने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था वो था हमारा स्माइली बुद्धा और दूसरा था हमारा ऑपरेशन शक्ति। इसमें हमने सक्सेसफुली क्या थे, 2 अटेम्प्ट में सक्सेसफुली अपने न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट कर लिया था। इसकी अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, इसकी क्या महत्व था, इसकी अगर हम महत्व की बात करते हैं तो इंडिया को क्या मिल गया था, एक न्यूक्लियर पावर का स्टेटस मिल गया था। यानी कि अब ये घोषित कर दिया गया था कि अब इंडिया भी क्या है, एक न्यूक्लियर पावर नेशन है। इसके साथ साथ ही क्या हुआ था, इसने भारत की जो परमाणु हथियार रखने और तैनात करने की क्षमता को भी प्रदर्शन किया था, यानी कि शो ऑफ किया था, जो एबिलिटी थी उसको प्रोसेस किया था। और जिसकी बात करें कि जिससे उनकी जो निवारक क्षमता थी उसमें भी क्या हुई थी, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ था। फिर जो हमारी कंट्री के उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, और उस टाइम पे उनके द्वारा ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया गया था कि ये अधिक यानी कि जो ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था कि इसमें ये कहा गया था कि खुद को परमाणु हथियार रखने वाला क्या है, राज्य घोषित कर दिया गया था। यानी कि जो पहला ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था कि इंडिया क्या है, एक न्यूक्लियर वेपन है, तो वो कब किया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ही कर दिया गया था। किसके बाद, सेकंड जो हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था उसमें। अब बात करते हैं हमारी 9
यानी कि इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो क्या है। सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है, जो हमने न्यूक्लियर वेपन्स बनाया है वो अपनी खुद की सेफ्टी के लिए बनाया, ना कि किसी नेशंस पे अटैक करने के लिए। तो इसमें हमारा क्या आता है, यूज ऑफ न्यूक्लियर पावर फॉर द पीसफुल पर्पस, कि हम शांति स्थापित करने के लिए हमने न्यूक्लियर पावर्स बनाए हैं। तो इसी में भारत का क्या निकल के आता है, नॉट टू यूज अ न्यूक्लियर वेपन फर्स्ट, यहीं पे निकल के आता है हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी की। तो इसमें ये कहा गया था हमारी कंट्रीज के द्वारा कि हम तब तक न्यूक्लियर वेपन्स का यूज नहीं करेंगे जब तक हम पे कोई अटैक नहीं करेगा। अगर हम पे कोई न्यूक्लियर वेपन्स का अटैक करता है तो हम भी न्यूक्लियर वेपन का अटैक करने से पीछे नहीं हटेंगे। इसमें एक बात ये भी कही गई थी कि जो हमसे वीक नेशन है उस पर हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन का स्ट्राइक नहीं करेंगे। तो ये थी हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा चौथा चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम एम लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर 26 है, चैप्टर 26 डिस्कस करने के बाद हम इसका जो चैप्टर 5 है वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमने ऑलरेडी चैप्टर 1, चैप्टर 2 यानी कि एरा ऑफ वन पार्टी डोमेन्स, एक दल का प्रभुत्व, चैप्टर 3 जो कि था हमारा यानी कि पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, और चैप्टर 4 हमने कंप्लीट कर लिया। ये सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा हमारा चैप्टर 5 यानी कि एम लक्ष्मीकांत का 26 चैप्टर डिस्कस करने के बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा चैप्टर 5 यानी कि चैलेंजेस टू एंड यानी कि रीस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, कांग्रेस प्रणाली यानी कि चुनौतियां और पुनर्स्थापन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो कंप्लीट करने से पहले मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की जो फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वो कंप्लीट की जा चुकी है। उसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। इसके पैरेलल में हम एम लक्ष्मीकांत की बुक भी डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने चैप्टर 25 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम चैप्टर 26 डिस्कस करेंगे। और अगर हम वीकेंड की बात करते हैं तो वीकेंड में आपको 27 ईयर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस का क्वेश्चंस पेपर डिस्कशन देखने को मिलेगा, जिसमें हमने एशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या थे इसको कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारा पॉलिटिक्स वाला पोर्शन चल रहा है। जब हमारा पॉलिटिक्स कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे, और जियोग्राफी कंप्लीट होने के बाद हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। तो इस सीरीज में हमारी MCQ क्वेश्चंस की जो डिस्कशन है वो चल रहा है। और जब हमारा क्लास 12 की जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तब उसके बाद हम क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 की जो इकोनॉमिक्स है उसको स्टार्ट करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि आपको कोई भी सजेशंस देना हो वीडियो के रिगार्डिंग में तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।